आइए साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लास के एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ही फेमस लिरिकल बैलेट को डिटेल में समझाएंगे। यह एक पोएटिक कलेक्शन है। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज के द्वारा कंपोज किया गया है। साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ हमने आपको वो सभी की पॉइंटों पर बात की है जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड यानी बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। साथियों, यहाँ हमने टीजीटी पीजीटी नेट में जो भी क्वेश्चंस यानी पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हर एक पॉइंट पर चर्चा की है। लिरिकल बैलेट पहली बार 1798 यह दिया हुआ है साथियों, इसको आप ध्यान रखिएगा, में प्रकाशित हुआ था यानी पब्लिश हुआ था। यह विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज की 23 पोएम्स का कलेक्शन है। और साथियों, यह फर्स्ट यानी इसका जो एडिशन था 1798 में आया था। वर्ड्सवर्थ द्वारा इसमें 19 पोएम्स और कॉलेज द्वारा 4 पोएम्स लिखी गई थीं। इसके पब्लिकेशन को जनरली अंग्रेजी रोमांटिसिज्म की बिगनिंग का सिंबल माना जाता है। लिरिकल बैलेट को रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा यानी कहा जाता है, जिसकी प्रेजेंट को अक्सर स्कॉलर्स ने अंग्रेजी रोमांटिसिज्म की बिगनिंग के सिंबल के रूप में डिजाइन किया और जिसने 1743 से 1850 यानी 1843 से 1850 तक इंग्लैंड के कवि पुरस्कार यानी पोएट लॉरिएट विजेता यानी या पोएट लॉरिएट बने रहे यानी विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। और यह जो था अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत करने में इसने क्या मदद की थी यानी हेल्प की थी। यह जो महान कीर्ति यानी मैग्नम ओपस को जनरली उनके पोएटिक कैरियर की ट्रू बिगनिंग यानी माना जाता है, ट्रू बिगनिंग यानी मानी जाती है, जिसे अंग्रेजी रोमांटिक काल की यानी रोमांटिक पीरियड या काल की बिगनिंग माना जाता है। लिरिकल बैलेट का अमेरिकी संस्करण जो था वो 1802 में फिलाडेल्फिया में प्रकाशित हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा साथियों। लेकिन यह वर्ड्सवर्थ के नाम से फेमस हुआ क्योंकि मैक्सिमम यानी पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई थीं। वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स ने अंग्रेजी कविता से शास्त्रीय प्रभाव के अंत यानी जो उसका जो शास्त्रीय जो इन्फ्लुएंस था यानी क्लासिकल यानी जो इन्फ्लुएंस की बात हुई है के अंत और साहित्य के रोमांटिक काल की शुरुआत यानी शुरुआत को सिंबलाइज किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म 7 अप्रैल 1770 को अंग्रेजी में हुआ था यानी इंग्लैंड में हुआ था। सॉरी साथियों, यहाँ इंग्लिश ना करके इंग्लैंड कर लेना आप। और यहाँ कहना है कल्पना, और यहाँ जो था उन्होंने यानी प्रकृति कल्पना और वैज्ञानिक तर्क के बजाय व्यक्तिगत अनुभव के महत्व पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ था साहब। लिरिकल बैलेट्स की जो उनका प्रेफेस था में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ग्रे के एक सोनेट की जांच की जिसका जो नाम था वो ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट यानी रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु पर। नोट यानी यह जो लिरिकल बैलेट्स की चार जो यानी 4 एडिशन
का यानी क्रोनोलॉजिकल यानी काल अनुक्रमित क्रम को हमने यहाँ पर आपके साथ साझा किया है। तो फर्स्ट जो एडिशन था वो 1798 में आया। टोटल इसमें 23 पॉइंट्स थी। 19 पॉइंट से विलियम वर्ड्सवर्थ और 4 जो थी वो कॉलेज थी। यहाँ साथियों आप कॉलेज लिख लेना। यहाँ पर जो 4 जो थी वो कॉलेज के द्वारा थी। 1800 में इसका जो सेकंड जो था वर्जन यानी एडिशन वो आया था। यह जो था 2 खंडों में क्या था, 2 वॉल्यूम्स में था। वर्ड्सवर्थ ने जो इसने कुछ यानी जो कविताएं इसमें और एक मूल्यवान यानी जो उनका प्रेफेस था यानी उसको इसमें समाहित किया था, यानी इसमें जोड़ा था। यानी कुछ पॉइंट्स को और वैल्यूएबल यानी प्रेफेस को इसमें यानी एडिशनल किया था। यानी यहाँ आगे जो चर्चा है इसकी बात आप सुनिएगा। इसमें जो बोला गया है कि जिसमें घोषित यानी काव्य की सिद्धांतों का विवरण दिया गया है यानी अबाउट पोएटिक द प्रिंसिपल्स यानी प्रस्तावना शामिल की जिसमें जोड़ी के घोषित यानी काव्य सिद्धांतों का विवरण दिया गया है यानी पॉइंट्स का और क्या प्रेफेस का। आगे यहाँ दिया जो बताया गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स का इनलार्ज्ड यानी क्या एडिशन यानी इसको माना जाता है यानी सेकंड जो एडिशन को, और इसमें उनके यानी पोएटिक थ्योरी की रूपरेखा शामिल है। केवल टाइटल पृष्ठ पर वर्ड्सवर्थ का नाम दिखाई देता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। कॉलेज का नाम टाइटल पृष्ठ पर नहीं दिया गया था। यानी इसका जो अगला जो एडिशन आया वो 1802 में आया। बस यहाँ जो था यानी वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक जो डिक्शन थी शीर्षक में एक यानी अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट को दिया था। और 4th जो एंड लास्ट एडिशन 1805 में आया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स की जो प्रेफेस में वर्णन किया था कि एक पोएट इज अ मैन यानी एक कवि पुरुष से बात करने वाला एक पुरुष यानी स्पीकिंग टू मैन। यह बात को आप नोट डाउन करके रखें साथियों, यह आपसे पूछा जा सकता है। इन लाइनों को आप नोट डाउन कर लें। आगे यानी पुरुष जो था यानी मैन से वर्ड्सवर्थ का तात्पर्य एक सब्जेक्ट या थिंकिंग से हो सकता है, चाहे वह मैन को एक जेंडर के रूप में संदर्भित कर रहा हो या फिर मनुष्य को मानवता के रूप में ह्यूमैनिटी के रूप में संदर्भित कर रहा है हो, अर्थात महिला या बच्चे, इनमें से कोई भी हो सकता है। आप अगेन इस बात को समझिएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स की प्रस्तावना में वर्णन किया है कि एक कवि पुरुषों से बात करने वाला एक पुरुष है। पुरुष से वर्ड्सवर्थ का तात्पर्य एक विषय या सोच हो सकता है, चाहे वह पुरुष को एक लिंग के रूप में एक जेंडर के रूप में संदर्भित कर रहा हो या फिर मनुष्य को ह्यूमैनिटी यानी मानवता के रूप में संदर्भित कर रहा है, अर्थात महिला या बच्चे। लिरिकल बैलेट लिखे जाने के बाद कॉलेज एक प्रेफेस लिखना चाहते थे और ताकि वे अपने काव्य शैली को स्पष्ट कर सकें यानी पोएटिक यानी स्टाइल को साबित कर सकें और अपने नए लेखन के बारे में आलोचना को खत्म कर सकें।
और इसलिए भले ही लिरिकल बैलेट एक सहयोगात्मक प्रयास या जो प्रयास उनका था, एफर्ट था, लेकिन बसवर्थ ने 1700 संस्करण यानी जो एडिशन में प्रेफेस जोड़ी और 1802 में इसे परिष्कृत किया यानी रिफाइंड किया। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट को मनुष्य बात करने वाला यानी मनुष्य मानते हैं। सेकंड यानी जो संस्करण में ऐसा बोला गया है, पहले अभी आपको हमने बताया। प्रेफेस जो था को अक्सर अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिसिज्म आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। और हम आपको बता दें साथियों कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग कवि अन्य पुरुषों से इस मामले में अलग है कि कवि में अच्छी यानी अधिक जीवंत संवेदनशीलता होती है। इन लाइनों को आप साथियों नोट डाउन करते चलिएगा। ये लाइन जो है ये बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे की बात हम आपको बताएं कि यहां पर जो बोला गया है कि वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट में उनकी कुछ बेहतरीन कविताएं शामिल थीं, यानी फाइनेस्ट पोएम्स दैट ही रोट। वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स यानी जो कि इनका सेकंड एडिशन रहा है में पोएम को इस प्रकार डिफाइन किया है यानी परिभाषित किया है। कविता जो है वो शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रवाह है। इस बात को आप नोट डाउन करके रखिएगा साथियों। यह शांति में स्मरण की गई भावना से उत्पन्न होती है। इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। उन्होंने कहा यानी किसने, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि प्रोज जो है और इसका जो पोएट्री है यानी गद्य या पद या छंद रचना की भाषा में ना तो कोई मूलभूत अंतर है और ना ही हो सकता है। यह बात यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स में ही कही है, तो इसको भी आप नोट डाउन करते चले साथियों। आगे बोला गया है कि जो काव्यात्मक थी यानी जो पोएटिक यानी जो डिक्शन का तात्पर्य यानी पोएम में प्रयुक्त लेखन शैली एंड लैंग्विस्टिक स्टाइल और वोकैबुलरी एंड यूज द फिगरेटिव लैंग्वेज ऑफ मेटाफर्स यानी रूपकों की अलंकारिक भाषा का उपयोग से है। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट कवि थे जिन्होंने 1802 में पब्लिश अपनी प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स की यानी पारंपरिक अवधारणा सिद्धांत या को परिभाषित यानी गंभीरता से चुनौती दी थी। आगे वो कहना चाह रहा है कि टीएस कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत की आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी वर्ड्सवर्थ थ्योरी। पोएम सभी ज्ञानों में प्रथम और अंतिम है। यह मनुष्य के हृदय की तरह अमर है। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था। इस बात को भी आप नोट डाउन करते चलिएगा साथियों।
And poetry is the first and last of all knowledge. It is immortal as the heart of man. यानी यहाँ जो बोला गया है आगे कि लिरिका बैलेट की प्रेफेस 1798 में जो प्रेफेस था, सेकंड एडिशन लिरिका बैलेट की प्रेफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लॉजिक था, तर्क था कि कविता किसी भी अन्य अनुशासन यानी विषय की तुलना में मानव अनुभव के सार्वभौमिक सत्य और सत्य के साथ अधिक यानी निरस्त जुड़ी हुई है। मानव अस्तित्व के इस सत्य और कविता के माध्यम से यानी बिया पोएट्री की तुलना वैज्ञानिक जो थे यानी साइंटिस्ट और बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्रियों और इतिहासकारों हिस्टोरियन द्वारा प्राप्त सत्य या ज्ञान से की जाती है। वर्ड्सवर्थ ने कविता की प्रकृति और कार्य पर अपना दृष्टिकोण सबसे पहले जो दिया था लिरिका बैलेट 1798 के पहले फर्स्ट एडिशन में संकलन एक विज्ञापन में प्रस्तुत किया था, एन एडवर्टाइजमेंट। इसको याद रखिएगा साथियों। इस आलोचनात्मक कृति में क्रिटिसिज्म वर्ड्सवर्थ एक कवि की प्रकृति और नेचर एंड फंक्शन कार्य का बहुत प्रकाश डालते हैं। वह एक आम आदमी और प्रतिभाशाली आदमी के बीच के अंतर के बारे में बहुत सचेत हैं। वर्ड्सवर्थ फ्रांस से लौटने और लिरिका बैलेट के पब्लिकेशन के मिड कॉलेज और उनकी बहन डोरथी के साथ अल्फॉक्स डेन में रहे। वह यहाँ आप साथी थोड़ा सही कर लेना, यहाँ ही आएगा। वह हॉक्सेट जगह का नाम है, स्कूल भेजा गया वह यहाँ पर फिर थोड़ा सही करना, ही आएगा। वह अपने जीवन की आखिरी आधी सदी हाफ सेंचुरी लेक डिस्ट्रिक्ट के राइडल माउंट में कम्बरलैंड में बिताई। राइडल माउंट कम्बरलैंड में उन्हें हाफ सेंचुरी को बिताया और उन्हें हॉक्सीड के स्कूल में भेजा गया था। ये बात को आप याद रखिएगा। वह एक ग्रेट लिटरेरी फिगर साहित्यिक व्यक्ति माना जाता था विलियम वर्ड्सवर्थ को। पोएम को रोमांटिसिज्म और निर्देशित किया गया। कविता लिरिका बैलेट मुख्य रूप से महाकाव्य का व्यंग्यात्मक है, सैटारिक है। पौराणिक नायकों या साहित्य लंदन वासियों से संबंधित और आमतौर पर वीर दोहाओं में लिखी गई है। अगर यहाँ पर बोला जाए तो हीरोइक कपलेट में इसे लिखा गया है। और दूसरी और वर्ड्सवर्थ ने प्रस्तावित किया कि कविता वास्तव में कुछ पूरी तरह से अलग होना चाहिए। इसे सामान्य जीवन की दिलचस्प बनाना चाहिए और इसे सरल भाषा में, मनुष्य की भाषा में ऐसा करना चाहिए। यह वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज क्वांटक हिल्स में चले गए और वहां उन्होंने जानबूझकर साहित्य
बनाने का उद्देश्य किया, साहित्य लिखने का उद्देश्य किया। मानव जाति की रुचि को स्थायी रूप से अनुकूल बनाया। ये बात को आप नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। अडेप्ट टू इंटरेस्ट मैनकाइंड परमानेंटली। मानव जाति और बसवत की बहन डोरोथी के साथ मिलकर इस जोड़ी में 1798 में प्रसिद्ध लिरिका बैलड की रचना की। आगे की बात को आप समझिएगा। बसवत ने अपनी भूमिका इस तरह लिखी कि वह समझने का एक तरीका, एक मीडियम था कि पहले आई कविताएं यानी पॉपुलर कविता क्यों हैं। लिरिका बैलड में प्रस्तावना यानी प्रीफेस का एम वह प्राथमिक उद्देश्य है जिसे बसवत ने कविताओं के माध्यम से प्रचारित किया यानी इंट्रोड्यूस कराया। आगे प्रस्तावना यानी उसको प्रीफेस रखा था, वह था आम जीवन और घटनाओं और स्थितियों का चयन करना, इंसिडेंट्स और सिचुएशंस फ्रॉम द कॉमन लाइफ। आगे जो लिरिका बैलड जो था 1798 को अक्सर रोमांटिक काल की शुरुआत माना जाता है, और क्योंकि बसवत और कॉलरेज की जो पोएम नवशास्त्रीय यानी न्यू क्लासिसिज्म पोएट्री से विषय और विषय वस्तु में एक स्पष्ट बदलाव लाती है। बसवत लिखते हैं कि रिकॉर्ड्स करते हैं, लिखते हैं कि उनकी शुरुआती कविताएं पोप के सत्यापन की एक शांत नकल थी। इस बात को आप याद रखिएगा। जीवन भर उनका अपने प्रति तथा कवि के रूप में अपनी अमरता का विश्वास कभी डगमगाया नहीं, यानी बेव्ड इन हिज फेथ। बसवत व्यूज फॉर पोएट्री। पोएट्री शुड बी रिटन इन नेचर लैंग्वेज, यानी कविता प्रकृति की भाषा में लिखी जानी चाहिए। पोएट्री शुड ऑफर एक्सेस टू द इमोशन कंटेंट इन यानी मेमोरी। कविता की स्मृति में निहित भावनाओं तक पहुंच प्रदान जो है करनी चाहिए। कॉलरेज यानी लिरिका बैलड्स में अपने सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है और जिसमें है जो उसका नाम क्या है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। इसको आप याद रखिएगा साथियों। इसमें इसे 7 भागों में डिवाइड किया गया है। आगे नोट जो दिया गया है इसको आप समझिएगा। यहाँ कवि कहना चाहे बसवत ने लिरिका बैलड्स की प्रेफेस में कविता पर अपने विचार दिए हैं। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया यानी मेंशन द फैक्ट कि कविता की नैतिकता और सुदृढ़ को यानी मोरालिटी और वर्च्यू को अपने मुख्य विषय के रूप में उपयोग करना चाहिए। लिरिका बैलड्स की प्रेफेस में बसवत का कहना है कि आम जीवन में घटनाओं को चुनना और उन्हें जहां तक संभव हो कोसों तक वास्तव में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के चयन में संबंधित या वर्णित करना। इस बात को आप याद रखेंगे साथियों। यह बहुत ही कार्यगत साबित होगी आपके लिए। यह लाइनें जो हैं इनको आप ध्यान रखिए। आगे आप समझिएगा। पंक्ति जो है इसका जो मतलब है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, यानी लिरिका बैलड्स से ली गई है। पोएट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स।
यानी कविता ऐसे आंसू नहीं बहाती जैसे देवदूत रोते हैं, बल्कि प्रकृति और मानवीय आंसू बहाती है। इन लाइनों को आप याद रखिएगा। यहीं पे साथियों आज की क्लास हमारी फिनिश होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।